अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया का पहला इम्पेरिकल विजडम या अखंडता का विश्वविद्यालय है, जहाँ हर चीज़ को संपूर्णता अखंडता के साथ समझाने की एक प्रयत्न है, ताकि दुनिया का जितनी भी किताबें हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एकता बन जाए। और आज का विषय है वाटर कहिए, जल कहिए, अपा कहिए, नीर कहिए या अमृत कहिए, जिससे ही हम सुरक्षित हो सकते हैं, संपूर्ण हो सकते हैं, जिसके बिना बायोलॉजिकल लाइफ बिल्कुल नामुमकिन सी है। अगर बीज हैं उसमें सारा कुछ है, मगर जब तक उनको पानी ठीक तरीके से नहीं दिया जाएगा, उसे भिगोया नहीं जाएगा, सोख किया जाएगा, पूरा भरने से कुछ नहीं होना चाहिए कि पानी के साथ में वायु का होना या ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके बायोलॉजिकल लाइफ बनती है। अब इस चीज़ को मैंने इस पिक्चर में दिखाया है कि जल ही, आप ही, नीर ही, अमृत ही दुनिया का वो सॉल्वेंट है, वो चीज़ है जिसमें हर चीज़ें जुनती हैं, बनती हैं। आज दुनिया में जो भी जीवन है वो पानी पे आधार है, वाटर पे आधार है। यही एक चीज़ सुधारने। और दूसरा, पानी के कंसंट्रेशन 61.8034 है। जितनी भी शक्ति है उसमें डायनेमिज्म है, तो पानी का होना अनिवार्य है। कोर में मैटर है और ये जल है, इससे ही शक्ति बनती है, इसमें ही डायनेमिज्म होता है। ये चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जो इस चीज़ को समझ लेगा वो सृष्टि को आसानी से समझ सकता है। ये विषय आज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबको इसको शुरू से लेकर अंत तक संपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। अब चलते हैं कि जो मेरे जीवन का सबसे लक्ष्य है, जहाँ तक कि मैं मानता हूँ कि हर मानव का यही लक्ष्य है कि हमें परफेक्ट फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। हमें कभी भी ज़िंदगी में किसी बीमारी से बीमार नहीं होना चाहिए। हमारी जो इमोशन, मानसिक भावनाएं हैं वो संतुलन होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास के साथ होनी चाहिए, सब पे विश्वास होना चाहिए। हम राग द्वेष ऊपर वैराग के साथ चलें, और इसके साथ में मटेरियल वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी इतनी हो कि हमारी सारी ज़रूरतें हम आसानी से पूरी कर सकें। किसी चीज़ की भी हमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब ये चीज़ उभर के आ जाती है तो समझ लीजिए आप में संपूर्णता आ जाएगी। फिजिकली परफेक्ट हेल्थ किसी बीमारी के कारण हो, इमोशनली हम वैराग के साथ हों, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी हो, और राइट एजुकेशन, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, अखंडता सब हमारे पास है। 64 आर्ट्स को हम संपूर्ण तरीके से जानते हैं, फिर जाके हम पूर्ण, संपूर्ण और अखंड हो सकते हैं। इसके लिए इम्पेकेबल विजडम, जिसमें कोई भी गलती नहीं है, वो ज़रूरी है। ये विचारधारा मुझे लगता है शुरू में भी थी, आज भी है, कल भी रहने वाली है, मगर सब लोग इस तरीके से नहीं चलते हैं। कहीं ना कहीं हम जो किताबों में लिखा है, दिखाया गया है, उसे समझ के उस पर चलने की कोशिश, उसमें गलती के कारण हमारी रिसर्च भी गलत हो गई है, सारी विचारधाराएं मैन मेड कंसेप्ट भी आ गई हैं। अब उसे ठीक करने का सौभाग्य अखंड विद्याश्रम ने मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर करने, दिव्यों को अखंडता से करने की कोशिश की जा रही है। अब मेरा मानना है दुनिया के जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सारी सृष्टि को इकट्ठा बनाती हैं, सबके प्रति हैं, उसको लेकर एक स्पिरिचुअल साइंस की तरीके से बनाना मेरा धर्म है। और दूसरा, हम सब इंसान एक दूसरे के लिए बने हैं, सबको साथ में लेके दुनिया में शांति बना सकते हैं। आज शांति का वक्त आ गया है और उसके लिए ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान का होना ज़रूरी है। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसमें स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट क्या है वो भी दिखाने की कोशिश की जाएगी, ताकि अंत में हम जीवन भर अमृत रहें, सच्चित आनंद के साथ रहें, किसी किस्म की कोई कमी ना हो, मोक्ष हो, फ्रीडम हो, सेल्वेशन हो, तभी जाके एक मानव कंप्लीट तरीके से, हर तरीके से एक संपूर्ण, पूर्ण, अखंड मानव बन सकता है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और जो मैंने पाया है मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम क्यों इसमें पूरे कामयाब नहीं होते हैं, इसके बड़े कारण हैं, मगर मैं समझता हूँ कि डिजीज़ फॉर लाइफ भी आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया कि हर इंसान
जीवन में कितनी बार बीमार पड़ता है, जिसके आधार पे आगे चलना मुश्किल हो जाता है। तो फिज़िकल हेल्थ का सबसे संपूर्ण होना बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है, वो पहला है। मगर हम इसमें कामयाब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं है और हम तमस हैं, ना हम जानने की कोशिश करते हैं। राइट नॉलेज भी नहीं है, डाटा भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, विजडम भी नहीं है। वो जो भी पढ़ाया गया है उसमें भी मैन मेड कंसेप्ट में गलत गलत चीज़ें गलत तरीके से दिखाने के कारण हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ठीक कौन सा गलत कौन है। उन सब को ठीक करके परफेक्ट एनाटमी, परफेक्ट फिजियोलॉजी, परफेक्ट बायोकेमिस्ट्री, परफेक्ट साइकोलॉजी को दुनिया के सपने अपने अनुभव के आधार से मैं समझाने की कोशिश कर, जो मैंने पाया है, जिसके कारण मैं दिव्यांग और अखंड दुनिया को दे पाया हूँ। उसके आधार पे ही ये सारी प्रेजेंटेशन हैं जो आगे चलने के लिए मुझे ले जाती हैं। अब इन सब चीज़ों के आधार पे ही मैं कह सकता हूँ कि मैंने अखंडता को पाया है, वही मेरा धर्म है। और मेरी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी कहिए या अनमोल आविष्कार जो है वो दिव्यांग है। उसके 3 हिस्से हैं। 22/21 जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरेशन है या क्रिएशन है, लॉर्ड ब्रह्मा की तरह है। और 10 स्टेज डेवलपमेंट जो है वो विष्णु के 10 अवतार की तरह हैं। वो 0.34419 जो 5 डिजिट हैं वो शिव जी के पंचभूतों के साथ हैं। जब ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेशन, ऑपरेशन, डिसोल्यूशन, तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, फिर भी गॉडली या ईश्वर का कल्याण होता है। उसी पे दिव्यांग है जो अंत में आप देख रहे हैं। अब इस सृष्टि के जो ये कुदरत की देन है, जी मैं एक माध्यम हूँ, ये मैन मेड डिज़ाइन नहीं है। ये 22/21 वेद में भी है, उपनिषद में भी है, 10 भी वेद, उपनिषद और पुराणों में है। हाँ, 0.34419 मेरी डिस्कवरी है जो 2015 में मैंने कैलकुलेटर के हिसाब से या IBM के SPS वर्जन 21 से कैलकुलेट किया था अपने दोस्त के संग, प्रोफेसर गोविंदराजलू। मैं उनका आभारी हूँ कि वो 2 दिन बैठ के हमने इस नंबर को लिया था, जिसमें संपूर्णता आ गई। अब इसके आधार पे हम दुनिया को पूरा ज्ञान एक अलग तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। और दिव्यांग को एक यंत्र के स्थिति से पेश करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है, जिसका बाहर का हिस्सा 22/21 है, बीच में 10 पेंटागॉन्स हैं और बीच में 5 टेट्रागॉन्स हैं जो 5 डिजिट को दिखाते हैं। अब मेरी यही चेष्टा है कि जो भी ज्ञान विज्ञान मैंने पाया है, अब से यंत्र, मंत्र, तंत्र और गणित विद्या के आधार से दुनिया के सामने पेश करें, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कर पा रहा हूँ और उसे आगे ले जाने का काम भी मेरा शुरू हो गया है। अब ये वो सिंबल है जो एक भी सिंबल में दुनिया का सारा ज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस का, स्पिरिचुअलिटी भी और साइंस भी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 64 आर्ट्स और सृष्टि के सारे आर्ट, चाहे ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड हो, उसमें जितनी भी बीच की संपूर्णता है, अखंडता है, इसमें पेश की गई है। ये सिंबल अखंडता का प्रतीक है। इसको मैंने 20 साल लगे हैं बनाने में। पहला प्रयत्न 1995 में गायत्री के रूप में हुआ था। 2015 20 ईयर्स लेटर अखंड के रूप में जो उभर के आया है दिव्यांग के साथ, उसमें संपूर्णता आ गई है। और पिछले 9 साल से इसे ही मैं दुनिया के सामने अलग तरीके से उसकी पहचान दुनिया को पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसके सारे प्रूफ, सारे अनुमान, सारे क्या कहते हैं, परिणाम एक जैसे हों। मेरी वही चेष्टा है, वही कोशिश है, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं मानता हूँ कि अखंड जीवन अगर करना है, उसे मैंने 5 हिस्सों में बदला है। पहले जो 7 साल हैं उसमें हमें बिना पढ़ाई लिखाई के दुनिया को आत्मा के माध्यम से उनकी खूबियों को देखने का सौभाग्य मिलना चाहिए। और मेरे जीवन में मैंने 7 साल में किसी स्कूल में नहीं गया हूँ, कुछ भी नहीं किया हूँ। जो कटरा और श्री कश्मीर के बीच में जो सीखा है उसके आधार पे ही मैं आगे बढ़ पाया हूँ। और 14 साल में उससे जो सीखा था उसको पढ़ से अखंडता दिखाने की कोशिश की थी। फिर उसे ही मैंने फैमिली और प्रोफेशन में इस्तेमाल किया था। उसके बाद रिट्रीट करके उसके आधार पे लिखना शुरू किया था और पिछले
2-3 साल से मैं एक सन्यासी की तरफ से उस ज्ञान को दुनिया को बांटने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप में अनुभव है, आप संपूर्ण हैं, तो ये जीवन आप दुनिया को संपूर्ण तरीके से दे सकते हैं, फिर ही जाके आप संपूर्ण होने वाले हैं। और मेरा मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी खूबी है कि हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ब्रेन है, वो यूनिक है, बाकी सारे एनिमल से अलग है, जिसमें ही रेप्टिलियन ब्रेन में है, जो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड में वो सारे सेंटर्स हैं जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियसली आपको ठीक कर देते हैं। अगर इसमें संपूर्णता है, आप कभी बीमार नहीं होंगे। जैसे जानवरों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको पता है कि उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, खुद कर लेते हैं। और दूसरे उसके ऊपर लिम्बिक सिस्टम जो है मैमिलियन है, उसमें इमोशंस है। और मैं ये दिखाना चाहता, इमोशन अपने से शुरू कीजिए, फिर घर से शुरू करते करते अंत में आके पूरी दुनिया आपका परिवार बन जाए, ये मेरे लिए अनिवार्य है। मैं वासुदेव कुटुंब को मानता हूँ। हम सब मनुष्य एक ही फैमिली के हैं, ह्यूमन रेस के हैं। हमको सबका कल्याण सोचना चाहिए। वो इमोशनल स्टेबली अपना वन मुझे लगता है मैमिलियन ब्रेन में ही है। आगे जो प्राइमेट कॉर्टिकल ब्रेन है, सब कॉर्टिकल, एलोकॉर्टिकल और कॉर्टिकल, उसमें न्यूकॉर्टेक्स भी है, एलोकॉर्टेक्स भी है। उसमें सोचने की विचारधारा बहुत बढ़िया है। हम तर्क वितर्क करके दुनिया को वो ज्ञान दे सकते हैं जिसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना हो, जब उसे हम संपूर्ण कर देते हैं। उसके बाद जो बाहर के आउटर 3 लेयर्स हैं, उसके बारे से न्यूरो साइंस को किसी को कोई ज्ञान भी नहीं है। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि वही एंटेना है आकाश कोश की तरफ, जहाँ पे दुनिया का पूरा ज्ञान है। वहाँ से अगर आप कनेक्टेड हैं तो कहीं हैं। और मेरा मानना है कि वो ह्यूमन रेजोनेंस फील्ड या आइनोस्फीयर की 3 लेयर्स हैं। जो अंदर की लेयर है, उसकी वाइब्रेशन 7.83 है। अगर आपके दिमाग में 7.83 टू 8.73 के बीच में अगर आप अल्फा फ्रीक्वेंसी के पूरे दिमाग में आंखें खोल के आंखें बंद करके कर सकते हैं, तो आप आकाश को उसके साथ जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे, आपकी आत्मा के माध्यम से आपको वो ज्ञान मिल जाएगा जो आपको करना है। फिर उसको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लॉज के तरीके से दुनिया को पेश करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा, जैसे मैंने कहा कि 7 साल तक ब्रेन डेवलप हो रहा है। उन पहले 7 साल में कोई भी ऐसा काम ना करो कि दिमाग का बढ़ना, इम्प्रूव होना, परफेक्ट बनने में कोई कमी हो। मैं मानता हूँ कि पहले 22 वीक्स में माँ के गर्भ में ही पूरा जिस्म बन जाता है, तभी अंतरात्मा आती है, फिर डेवलप होता है। मगर 7 साल और डेवलप होता है, जिसमें अंतर की विषय बन जाती है। मगर अनदर 14 ईयर्स अप टू 21 टू 20 ईयर्स तक ब्रेन की फुल इंटीग्रेशन हो रही है। इस दौरान तक ऐसा कोई काम नहीं करना जो कुदरत के विपरीत हो। इंसान को पक्का वेजिटेरियन होना चाहिए, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो कोई ऐसी भी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए जो कुदरत के विपरीत हो। हम कार्निवोरस एनिमल नहीं हैं, हम हर्बीवोरस नहीं हैं, हम फ्रूक्टिवोरस हैं। अब बस फ्रूगल फ्रक्टिवोरस फूड को ही हम ध्यान के ग्रेन वगैरह करके फ्रूट्स फ्रेश खाएंगे तो हम में संपूर्णता होगी। हमारा दिमाग, मस्तिष्क ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा। यही जीवन का एक चीज़ है। उसके बाद 7 साल के बाद ही फॉर्मल एजुकेशन शुरू होनी चाहिए। मगर तब तक उस बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने तरीके से तर्क वितर्क करके अखंडता की तरफ जाए। उसे मक करके देखने की कोशिश कभी नहीं होनी चाहिए। ये भी मेरी विचारधारा है। मुझे खूबी है कि मैंने पहले 7 साल में स्कूल नहीं गया था। मेरी समर कश्मीर में हुई थी और विंटर कटरा वैष्णो देवी में हुई थी, जिसके आधार पे आगे चलना मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। अब मैं अपने जीवन के शुरू के कटरा वैष्णो देवी जाने के बाद वहाँ पे मैंने दिव्यांग को देखा है, 3 मूर्तियों में देखा, त्रिकुटा में देखा, मैं बता चुका हूँ। मगर कश्मीर एक पहला गांव है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती थी। मेरा सौभाग्य है कि 1 साल मुझे वहाँ रहकर काम करना पड़ा, देखना पड़ा, जानना पड़ा और मुझे अमरनाथ जाना पड़ा। ये यात्रा स्तंभ है जो पहलगाम से अमरनाथ की तरफ है। आप इस पहली में आप देखेंगे कि शिव भगवान जी शिव कोड़ी जो कटरा के नज़दीक है, वहाँ से कश्मीर आकर फिर वहाँ से पहलगाम तक जाते हैं।
फिर पार्वती जी के साथ वहाँ से एक एक करके आगे अमरनाथ की तरफ जाते हैं। ये एक लेजेंड है जिसे मैं बचपन से कह रहा हूँ। जो पहला पहलगाम है उसका मतलब ये पहला विलेज है जहाँ पे पहले बार आराम किया था उन्होंने। कटरा शिवकोड़ी से शुरू करके या कटरा से शुरू करके या कश्मीर वैलीज में आके गया था। ये इसे आप सिंबॉलिज्म नहीं समझिए। मैं मानता हूँ हम सब में वो शक्तियाँ हैं। हम में ही ब्रह्मा है, हम में ही विष्णु है, हम में शिव हैं, हम में सरस्वती है, हम में लक्ष्मी है, हम में परिवाती है। सारे 33 करोड़ देवता हर मानव में हैं। तो ये हर इंसान का अनुभव हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं उसे देवता की तरफ देखता है। वो इंसान है जो शिव जी की तरह है। बस जो पहलगाम में फर्स्ट विलेज है वहाँ से शुरू होके फिर वहाँ से चलते चलते आगे वो दूसरे स्टॉप पड़ते हैं जिसमें चंदनवाड़ी आता है। वो चंदनवाड़ी में वो अपने मून को निकाल के छोड़ देते हैं कि अब मून तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, आप रिफ्लेक्शन नहीं है, हमें अपनी रोशनी की तरफ जाना है। उसके बाद अगले स्टेप में नागकोटी आता है जहाँ सारे स्नेक्स हैं। वो सारे स्नेक छोड़ दो, जितने भी मेरे कंपेनियंस हैं जो मेरे साथ चलते हैं उनको वहीं पर छोड़ दिया गया था। पहले चांद को छोड़ा, फिर उसके बाद शेषनाग के पास जाते हैं तो वहाँ पे जो मेजर स्नेक है उसको भी छोड़ देते हैं। अगले जाते हैं तो महागुण पे आते हैं, वो स्टॉप है। वहाँ पे अपनी जितनी भी अच्छी क्वालिटी थी, निर्गुण निरंकार ब्राह्मण या सतगुण सरगुण ब्राह्मण, रजस हो तमस हो या सात्विक हो, सब क्वालिटी को वहीं पे छोड़ दिया था। सारे गुणों का त्याग कर दिया था। करने के बाद ही वो आगे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक पंचतमी जगह आती है। वहाँ पे वो सारे के सारे जो अपने पंचभूतास हैं उनको निकाल के छोड़ देते हैं। अब इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें तो आत्मा के पास जाना है कि जिस जिस्म के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद चलते हुए संगम पर चलते हैं। यहाँ पे यूनियन होती है। मीन आप जीवात्मा जिस्म और अंतरात्मा के बीच का सम्मेलन शुरू हो गया है। उसके बाद वो अमरनाथ केव में जाते हैं। वहाँ पे आत्म दर्शन तंत्र विद्या के 108 श्लोकों को शिव भगवान जी ने पार्वती को सुनाया था। वो सुन के आज भी 2 ऐसे पक्षी हैं जो आज भी वहाँ पे हैं। ये भी जीवन का सत्य है। और उसकी जो स्टेज है मैं अगली आपको वो दिखाने वाला हूँ। आप इसमें देखिए कि मैं 1957 में गया था। मैं जस्ट 5-6 साल का ही था, मगर मेरी याददाश्त बिल्कुल परी है। यहीं पे तंत्र विद्या के उन्होंने ज्ञान पार्वती जी को दिया था और सुन के वो इनग्रेन विजडम आज भी वहाँ पे है। उसके आधार पे ही काफ़ी लोगों ने जाना है, पहचाना है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उसके जो बीज थे, तंत्र विद्या के बीज थे, तभी पा लिए थे। स्नो शिवलिंग है, इसका डिज़ाइन पाई पे है, 22x27 है। ये भी एक सौभाग्य मुझे बचपन में मिल गया था, जिसके आधार पे पाई क्या चीज़ है, दिव्यांग क्या चीज़ है, ये ब्रह्मांड क्या चीज़ है, ये जानने का सौभाग्य तभी आ गया था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 साल में आप सब देख लेंगे तो ज्ञान आपके बीच में आ जाता है, क्योंकि अंतरात्मा अंतर्यामी है, वो आपको दिखा देगी। अगर वो दिखा रहे तो आपको कोई किस्म की कोई कमी नहीं होगी। ये सौभाग्य है। अब आप आगे चलते हैं। अब मैं जब सृष्टि की बात कर रहा हूँ, पानी की बात कर रहा हूँ, तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि पानी की मात्रा 61.803% है। अब मैंने मर्द अर्थ को लाया है और जहाँ पे 7 ओशंस हैं, 8 नहीं है, 6 नहीं है। ये भी दिखाना चाहते हैं हर चीज़ की जो कुदरत की देन है वो 7 हिस्सों में ही है। भूमि 7 हिस्सों की है, आताल टू पताल, अंतरिक्ष भी 7 हिस्से हैं, हेवन भी 7 है। मुकले निकाल के 21 बन जाते हैं। उसके बाद जाने का 22 है। जो चीज़ इसमें भी नज़र आती है भूमि में भी नज़र आती है। और जो सॉलिड मैटर है जिसमें पानी के बिना है वो 38.1966% है। ये भी मैंने इसमें देखा है। ये एक सौभाग्य है कि मैं कुदरत में ये कहना चाहता हूँ कि मर्द अर्थ में भी पानी या जल 61.8034% होना चाहिए। और जहाँ तक कि इंसान के बीच में भी 61%, मगर इसके लिए जानने के लिए होम्योस्टेसिस या संतुलन होना ज़रूरी है। इसके लिए परिभाषा जो साइंस में दी जाती है कि
मेंटेनेंस इंटरनल इन्वायरमेंट, और मैं कहूँगा कि इट्स नॉट इंटरनल इन्वायरमेंट बट एक्सटर्नल इंटरनल दोनों जो है, दोनों का जाना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बीच में इंसान के बीच में, इंसान और कुदरत के बीच में भी एक संतुलन होना चाहिए। वो परफेक्ट होम्योस्टेसिस है। जो इसे समझ सकेंगे तो पानी की भाषा 61-8 पॉइंट्स आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं तो हर चीज़ को, मैकेनिज्म को बंद करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट है। एक कारण बनता है कि उसका संतुलन खराब हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। मगर वो कुदरत अंदर ही अंदर, अगर आपका रेप्टिलियन ब्रेन बराबर है, उसके सेंटर ही क्या करना है क्या नहीं, आपका जिस्म ही आपको बता देगा। ये जगह समझ आ जाएगी तो आप में होम्योस्टेसिस परफेक्ट हो जाएगा। और जो 10 वेरिएबल्स होम्योस्टेसिस हैं वो जानना हर इंसान के अनिवार्य है। फर्स्ट, बॉडी का जिस्म का पानी है वो 61.8% ही रहना चाहिए। ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर्स होना चाहिए। शुगर 101 मिलीग्राम एवरेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और क्लोराइड जो दिव्यांग के रेशो से है वो बराबर होना चाहिए। पोटाशियम बराबर होना चाहिए। कैल्शियम बराबर होना चाहिए। सारे हार्मोन बराबर होने चाहिए। मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 93 मिलीमीटर होना चाहिए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और दिस भी परफेक्ट होना चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सपेल की जाती है वो भी 61.803% ही है। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसी तरीके से बनाया गया, हार्ट भी उसी तरीके से बनाया, पूरा सिस्टम ही दिव्यांग से बनाया गया। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बॉडी की जो एसिड बेस बैलेंस है 7.4 के पास होना चाहिए। और इनर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये सब अगर 10 मेंटेन होते हैं तो हम अपने आप में संपूर्ण महसूस कर सकते हैं, संपूर्ण रह सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन, जैसे मैंने कहा कि सॉलिड 38.196% है और पानी 61.8 है। और ये जो पानी का इंट्रा सेलुलर भी 61 है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर 38 है। और जो उसका पूरे तरीके जो कंसंट्रेशन मैंने दिखाई है, इसमें वही चलती है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये पानी का 61% सेलुलर और बाहर का जिस्म का वो मेंटेन होगा, हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। इसको एग्जाम्पल के लिए काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये संतुलन है। तो मैं उनको कहता हूं कि अगर रेड ब्लड सेल्स को आप सलाइन वाटर के डिफरेंट कंसंट्रेशन में डालेंगे तो समझ लेंगे। समझिए कि आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम है, तो आरबीसी स्लोली श्रिंक होना शुरू होती है, क्योंकि अंदर का पानी बाहर आ रहा है। क्योंकि बाहर पानी कम है तो अंदर का पानी आके संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बराबर है, जो बाहर का और अंदर का पानी आने जाना बराबर रहने से उनकी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वही जीवन का सत्य है। अगर हाइपरटोनिक है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो आप देखेंगे कि अंदर का पानी बाहर आ जाएगा, जो पहले दिखाया है। अगर हाइपोटोनिक है, बहुत कम है, तो पानी अंदर चला जाएगा, जो आप नल की पिक्चर में देख रहे हैं। तो अगर हाई कंसंट्रेशन पानी की है, जो बाहर की है, उसमें पानी अंदर जाने से, मैं यहाँ एक चीज़ ध्यान में दिखाना चाहता हूँ कि हमारी कंसंट्रेशन, जब मैं बात कर रहा हूँ वो पानी की बात कर रहा हूँ, मैं सलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। और पानी ज़्यादा है, बाहर का पानी ज़्यादा है, तो वो अंदर की तरफ जाएगा। और कम है तो अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि उसका संतुलन जरूरी है। अगर ये समझ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पानी की कंसंट्रेशन 61.8 है। जो सॉलिड मैटर आरबीसी के हैं वो 38। इस पर भी काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछते थे कि वो लिविंग सेल है। नहीं, मैं लिविंग सेल नहीं हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को आरबीसी में ऑक्सीजनेट के लिए बनाया गया है। इसके लिए जो भी कंसंट्रेशन है 35% वो हीमोग्लोबिन की है। तो इसके लिए न्यूक्लियस के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे ऑर्गेनेल की कोई जगह नहीं है। इसलिए वो 21 डेज में आरबीसी बनते हैं, 120 डेज तक रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं कि उसको आगे चलाने की क्षमता नहीं है। ये भी जीवन का एक ऐसा ज्ञान है, वो हर इंसान को समझना था अगर आपको आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं स्पिरिचुअल साइंस और इनर गरीबिया को लेके हम चलते हैं। जो गोल्डन वूम और डिवाइन नेचर है, वो उसके आधार पे हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं।
मैंने शुरू पहली पिक्चर में कहा कि सारी शुरुआत जीरो से हुई है, शून्य से हुई है, आत्मा से शुरू हुई है। आत्मा से निकलते निकलते हम जहाँ तक पहुँचे हैं, जो शुरुआत है वो जीरो है, उसके बाद ही बाकी के नंबर आए हैं। यही जीवन का सत्य है। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि वो नियॉन 21, नियॉन 22 बन के, आकाशभूता बन के, रोशनी बन के, फिर उससे सारी चीज़ें बनी हैं। ये मैं बता चुका हूँ, ये समझ लीजिए। फिर उसके 5 स्टेजेस कैसे होते हैं आप देख रहे हैं कि आकाशभूता पेंटागन है, और वायु हेक्सागन एलिप्टिकल है, जो अग्नि है वो ट्रायंगल है, जो जल है वो क्रिसेंट की तरह, मून की तरह है, और जो भूमि है उसे एक स्क्वायर फॉर्म में दिखाया गया है। क्यों दिखाया, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं। हम मैं ऐतरेय उपनिषद, जो ऋग्वेद की ब्यूटीफुल परिभाषा है, जिसमें कॉस्मिक पुरुषा का वर्णन किया गया है, इसे कैसे बनाया गया है, उसमें कितनी खूबियां हैं, वो मैं दिखा चुका हूँ अपने वीडियो री इनकारनेशन 22 स्टेजेस में। जो उसे इसको समझना, उसको समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सृष्टि, जो पहले चैप्टर में फर्स्ट सेक्शन में ही कहा गया है कि आत्मा ने 3 लोग बनाए थे, जो एक है अम्बो है, द हेवन है, वाटर है 61.8% है, सब वहाँ से उसे निकले हैं। जो मरीचिर है, जो एफिल, जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर उसके साथ हैं, हेवन साथ हैं। मरम जो सॉलिड है वो एलिमेंट है 38.1 है। ये 3 हिस्से, अम्बर 7, एटमॉस्फेयर 7, भूमि 7, 21 पार्ट। इसमें ही 22/21 का पूरा आधार पड़ा हुआ है। अब आगे चलते हैं। आकाशभूता से, वायु से, अग्नि से आके अपाभूता, जल या पृथ्वी या वाटर तक हम जाएंगे, जो 5वां स्टेट है। इसकी परसेंटेज क्या है, कैसे ऊपर से नीचे आया था, कैसे हुआ है, मैंने वर्णन किया है। आप उसे समझ लीजिए, आगे चलने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये पूरे एलिमेंट्स जो कुदरत ने बनाए थे, जो आसमान थे, उसे एक करके नीचे आते गए। नीचे आने के बाद एक एक करके उन्हीं को देवी देवताओं के तरीके से दूने पेश किया गया था। और वेद में साफ शब्दों के इंद्र, जो देवी देवताओं के राजा हैं, वो जल हैं, वाटर हैं, रेन गॉड हैं। विथ थंडर, लाइटनिंग और रेन के साथ ये सारी चीज़ें जो कुदरत ने ऊपर बनाई थी, वो नाके ज़मीन पे आ गई थी। फिर वो पहाड़ों से चलते, रिवर से चलते हुए सब ओशन में या सागर में, समुद्र में आके पट गई थी। यही डिसेंट ऑफ एटम, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड वगैरह का है। जिसे समझ लेगा तो सृष्टि को आगे समझने में आसानी हो जाएगी। और जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ है वो ओशन के, सागर के, समुद्र के गर्म पानी में ही शुरू हुई थी। उसकी सारी ज़रूरतें पानी से ही आती थी और पानी में ख़त्म हो जाती थी। यही जीवन का सत्य है। आज हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायरेक्शनल है, मगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है सेल के बाहर, 100 ट्रिलियन सेल के बाहर है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, उसका जो पानी है, अंतरिक्ष है, या वो जितना भी पानी की मात्रा है, वो आज भी ओशन की तरह ही है। सलाइन वाटर विथ ऑल द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस। ये चीज़ ही सागर मंथन में या समुद्र मंथन में, आर चर्निंग ऑफ ओशन में दिखाई गई है। अब हम चल के उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ओशन में देख लीजिए, आप ये पिक्चर है, पुरानी कहानी है कि देवी देवताओं ने कहा था कि अगर हमको अमृत होना है तो हमें जल में अमृत चाहिए, इमॉर्टल नेक्टर। मगर उनको नहीं पता था कि वो हकीकत में क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पानी में ही ढूंढ रहे हैं। उन्होंने एक स्नेक को मेरू माउंटेन के आगे पीछे लगाया था, उसका नाम दूसरा कुछ भी कह सकते हैं। फिर उसे चरनी शुरू किया था, तो उसमें चलते चलते सारी चीज़ें आई थी, जिसमें एक चीज़ अमृत थी, जो देवी देवताओं ने ले लिया था और दानवों को नहीं मिला था। ये भी कहानी में हम उस विषय में नहीं जाएंगे, मगर जो अमृत है वो हकीकत में जल है। ये मुझे लगा था कि मुझे अब इसको जल की तरह से दिखाना है कि अमृत ही जल है, अमृत से ही इमॉर्टलिटी आती है और कुछ नहीं है। अगर संपूर्ण पानी 61.8 है तो हम संपूर्ण हो जाएंगे, उसमें ही हम हर तरीके से
सुरक्षित हो सकते हैं। अब इसे लेकर आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब मैं दूसरी कहानी आपको समझाना चाहता हूँ। ये एक है जो समुद्र के मंथन या सागर मंथन या समुद्र मंथन की बात है। अब दूसरी कहानी है कि एक ज़माने में किंग सागर होते थे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर भागीरथ के थे। वो किंग ऑफ अयोध्या हैं। वो एक लड़ाई में इंद्र के साथ मारे गए थे और इंद्र भगवान ने उन सबको पाताल लोक में डाल दिया था, नेदर वर्ल्ड, यानी कि सलाइन वाटर में। वो सस्पेंडेड एनिमेशन में थे और इन्हें कहा गया था इनको वापस लाना है, आपको आकाश गंगा को नीचे लाना पड़ेगा। आकाश गंगा में ही शक्ति है, वो गंगा का पानी ही इनको संपूर्ण बना सकता है। ये एक विचारधारा दी थी, मगर किंग सागर और उसके बेटे के वो उसमें नाकाम रहे। मगर अंत में किंग भागीरथ, उनकी तपस्या इतनी कामयाब हुई कि गॉडेस आकाश गंगा मान गई कि मैं आने के लिए तैयार हूँ। वो जब मान जाती हैं, उनके बाद वो उनसे कहते हैं कि आप जाके लॉर्ड शिवा से कहिए कि मेरी जो धारा है उसको बालों में पकड़ लें, ताकि मैं अखंड भारत में आकर सृष्टि का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म की कोई सुरक्षा बनी रहे, किसी किस्म की कोई दुविधा ना हो, उनको पकड़ के रखना चाहेगा। फिर उन्होंने शिव भगवान से रखा और मान गए। तो मानने के बाद फिर गंगा ऐसे नीचे आती हैं। मैं अगली पिक्चर में वो आपको दिखाता हूँ। आप ये पिक्चर चेन्नई की है, पुरानी 6 में है, जिसमें भागीरथ को आप देख रहे हैं महाबलीपुरम की पुरानी केव्स में। आप ये पिक्चर दिखाती है कि उन्होंने पेरेंट्स की थी, उसके बाद ही गंगा ऊपर से नीचे आई थी। ये इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये सत्य है। मैं जानता हूँ हम सब में वो शक्तियाँ हैं इस किस्म के काम करने की, अगर हम में वो लेवल या उस विचारधारा तक हम आ जाते हैं। अब इसी पिक्चर को मैं दूसरे आर्टिस्ट की पिक्चर से दिखा रहा हूँ। ऊपर से गंगा जी नीचे आ रही हैं, शिव जी ऊपर देख रहे हैं, बाल खुले हैं, वो बालों में आकर उसमें आने वाली है। एक तरफ आप भागीरथी जी को देख सकते हैं, दूसरी तरफ पार्वती को देख सकते हैं, साथ में बेल या नंदी भी शिव जी को देख रहे हैं। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। माननीय है कि कैसे ये सृष्टि को आर्टिस्ट ने भी अच्छे तरीके से दुनिया के सामने पेश किया है। अब आगे चलते हैं। इसी पिक्चर की एक और पिक्चर है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इसमें भी आप गंगा को नीचे आते हुए देख रहे हैं और बालों में आ रहे हैं, और बालों में आने के बाद ही वो पानी दोनों तरफ नीचे दे रहा है। अब जब मैं इसकी सोचता हूँ, इसलिए ही मैं कहता हूँ शिव जी के लिंग जब नीचे वो बालों के देख रहे हैं, वो शिवलिंग की तरह है। उसमें पानी डाला जाता है क्योंकि ये पानी गंगा का प्रतीक है और पानी पूरी तरीके से दोनों तरफ से चलता है, वो भी एक दिखाने की कोशिश है। मगर मुझे बड़े सौभाग्य से कहना पड़ता है कि मैंने ही इन सब पिक्चर को बिना जाने पहचाने, तब जब मैं ABC भी नहीं जानता था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हाँ जिस पिक्चर जानता था उनका मतलब मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ पढ़ाई की तरफ था, अच्छा डॉक्टर बन के सबकी सेवा करने की तरह था। मगर उसके बावजूद भी इनिशिएशन टू सिंप्लीफाइड कुंडलिनी के बाद मैंने एक पिक्चर बनाई थी 1992 में, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पिक्चर मैंने 92 में बनाई थी, जिसे मैं शिव शक्ति भी कह सकता हूँ या अर्धनारीश्वर भी कह सकता हूँ। ये कहूँगा कि ये दोनों शिव और शक्ति दोनों का है, या शिव और पार्वती का है। मगर इसमें खूबी देखिए, इसमें चेहरा शक्ति का है, शक्ता का नहीं है। इसका मतलब कि जो 61.80 है वो शक्ति है, जो शक्ता है 38 पॉइंट है। ये चीज़ मैंने इससे देखी है। मगर इसमें एक और खूबी मैंने देखी है, अगर आप देखेंगे इसमें गंगा राइट की तरफ नहीं जा रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है। ये लेफ्ट की तरफ क्यों है मुझे नहीं पता है, उस वक्त तो नहीं पता था, मगर मुझे आज पता है ये क्या बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं वो चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगली पिक्चर जो आज अखंड भारत की है, आप इस पिक्चर को देख लीजिए। ऊपर सिंधु है जो कश्मीर, तिब्बत या कैलाश पर्वत के साथ जुड़ी है, और कैलाश पर्वत के वायु में ही मानसरोवर रिवर है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। वो वेस्ट की तरफ चलती है। वो पहली धारा है जो शिव जी के सर से बाहर की तरफ आके वेस्ट की तरफ जाता है। वो
वो भारत और बाहर के बीच की एक लाइन बन जाता है। सिंधु के नीचे जितना भी भाग है वो भारत है, यही है। और जो राइट साइड में है हिमालय, वो एक प्रतिभाषा बन जाता है जो भारत को ऊपर की तरफ से रोकता है, और गंगा अपनी जगह है, सिंधु अपनी एक डिमार्केशन बना देती है, और नीचे कन्याकुमारी तक समुद्र हर तरीके से हमें सुरक्षित बनाता है। ये पिक्चर ही अखंड भारत की है। ये मानव की तरह है। जो कश्मीर है वो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, और चलते चलते हर हिस्सा अपने आप में संपूर्णता है। मगर इसमें देखिए कि मैंने गंगा को उत्तर प्रदेश, जहाँ हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में गंगोत्री से निकलते हुए देखा है, और वो ही पानी जो है गंगा का है, जिसमें आज भी जो वहाँ पे मरता है वहीं चला दिया जाता है, उसे कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गंगा की में पानी में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उस पानी में वो शक्ति है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस कहानी में कितना असर था। अब जब जो पानी नीचे आया था, जब गंगा से पानी के पाताल लोक तक गया था, तो सारे के सारे भागीरथी के जितने भी पुराने सेवा संती थे, या राजे महाराजे थे, सब सुरक्षित हो गए थे। इसके पीछे साइंस का क्या मीना है, मैं अब वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मेडिकल साइंस की अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर जब पानी के हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि जो पानी है वही अमृत है, वो प्योर वाटर है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, शुद्ध हो। कोई भी एटम एलिमेंट अदर देन HOH नहीं होना चाहिए। और वही सॉल्वेंट है, वही कुदरत ने बनाया है। उसमें 10 प्रोटॉन्स हैं, 2 हाइड्रोजन है, 30 है। मगर इसके बीच में कितनी खूबियां हैं, मैं अब वो दिखाने की कोशिश की। क्यों पानी को अमृत कहता हूँ, क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट क्यों है, उसमें कौन सी खूबियाँ हैं, वो आप देखने वाले हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है, वो 10 स्टेज ऑफ मैटर में रह सकता है, या 5 स्टेट में आप देख सकते हैं। यानी कि अगर पानी पूरा उसमें टेम्परेचर निकाल दी जाती है तो वो हिमालय बन जाता है, अमृत बन जाता है। जैसे स्टोन आपने अमरनाथ चेव देखा है, वो अमर जो है वो स्टोन फॉर्म में है, ये सत्य है। जब उसे गर्मी दी जाती है तो पानी बन जाता है। पानी बनने से वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा गर्मी देने से वो उबलना शुरू हो जाता है, जिससे जलाता है, जिससे अग्निभूता है। जब और गर्मी करेंगे तो वो गैस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिट होकर कुदरत में बढ़ जाता है, तो वायु बन जाता है। जब 1600 डिग्री से आप बनाएंगे तो वो प्लाज्मेटिक स्टेट में बन जाता है, आकाशभूता में बन जाता है, एनर्जी फॉर्म में बन जाता है। यही जीवन का सत्य है, जो सिर्फ पानी में ही है, क्योंकि ये अमृत है, ये हर स्टेज में है। जो अमृत है ऊपर से पानी से ही नीचे आया था, और नीचे से ही ऊपर जाने वाला। जो इस चीज़ को समझ ले वो संपूर्ण बन जाएगा। अब पानी में हर चीज़ को ऑब्जॉर्व करने की और छोड़ने की पूरी क्षमता है। इतनी क्षमता किसी और मटेरियल में नहीं है। ये भी जीवन का एक सत्य है। मैं आप अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो साइंस की बात कर रहा हूँ, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ, मुझे सौभाग्य है कि दोनों समझकर दुनिया के सामने पेश करने का मौका जो मुझे मिला है वो संपूर्ण है। अब इसे देखते हुए मैं यही कहूँगा, पानी में गर्मी छोड़ने और लेने की सबसे ज़्यादा ताकत है। इसी कारण बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री में आसानी से आ जाती है। इसे भी हम समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर रिएक्ट्स हर मॉलिक्यूल के साथ बन सकता है, कंपाउंड बना सकता है, और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाता है। जैसे HOH अपनी जगह है, वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड जाके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ऐसे ही बड़े आत्म हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो यूनिवर्सल कैरियर जो है, सीट ऑफ लाइफ है, पानी है। अगर प्लाज्मा को हम सीट ऑफ लाइफ कहेंगे, मगर उसमें जो चीज़ है वो पानी ही है, जल ही है, वही अमृत है। इसके कारण उसको एक जगह से दूसरे तक ले जाना आसान हो जाता है। पानी ना होता तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन या उसका बताव या दूसरी जगह ले जाना नामुमकिन सा हो जाता। अब उस तरीके से देखा जाए तो हम संपूर्णता से देख सकते हैं कि पानी ही अमृत है, पानी ही सीट ऑफ लाइफ है।
अब आगे मैं इसको और आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ कि साइंस इसको कैसे देखती है। अब मैं एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें आप देखेंगे कि पानी में ही एसिड बेस बैलेंस की पूरी क्षमता है, क्योंकि पानी में एक हाइड्रोजन आयन है और दूसरा OH है। अब मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ कि एक एटम एलिमेंट आयन कैसे बनता है। या तो वो देता है या लेता है। जो देता है वो कैटआयन बन जाता है, जो लेता है वो एनियन बन जाता है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। यही हाइड्रोजन में भी है। जब वो पॉजिटिव बनता है तो एसिडिक बन जाता है, जब OH होता है तो वो नेगेटिव बन जाता है। दोनों मिलकर जुड़ते हैं तो पानी बन जाता है। जो एसिडिक 0 to 7 तक जो है वो एसिडिक है, 7 नॉर्मल है, 7 के ऊपर अल्कलाइन बन जाता है। मैंने ऊपर की पिक्चर में साफ शब्दों में दिखाया है। ये भी एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी इकट्ठी हो जाती है। जितना ज्ञान एसिड बेस बैलेंस में पानी में ही है, तो आप समझ सकते हैं इसकी कितनी खूबियां हैं। मगर क्या हमने उस खूबियां जान के अपने जिस्म के pH को अल्कलाइन 7.5 लाया है? पानी ही ला सकता है। और पानी है तो कोई समस्या नहीं होगी, ताकि सुबह उठते ही पानी पीना और जिस्म में पानी की मात्रा बराबर रहे, यही जीवन का सत्य है। इसको थोड़ा और भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। आगे चलते हम देखते हैं ये जो पानी के जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर बॉन्ड्स हैं। उसके कारण हाई सरफेस टेंशन बन जाती है। इतनी बन जाती है कि वो पानी के ऊपर टेंशन होने के कारण उसमें स्पाइडर भी आसानी से चल सकता है, गिरता नहीं है। जो पिक्चर आप दो देख रहे हैं ये अपने आप में कुदरत की देन है, क्योंकि ये खूबी से पानी में है, क्योंकि यही अमृत है। ये किसी को ख़राब करने की कोशिश नहीं करता है, यहाँ तक भी हो सकता है। जब तक कि मैंने काफ़ी लोगों को ऐसे भी सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैंने खुद तो कभी कोशिश नहीं की है। वो तो पानी पे चल के एक कोने से दूसरी कोने तक चले जाते हैं। क्यों? उनमें वो अपना जिस्म इतना कम कर देते हैं कि सरफेस टेंशन के आधार पे ही कर देते हैं। अब उसे साइंस समझ सकती है, मगर मैं किसी को कहूँगा नहीं कि ऐसा करो। ये विचारधारा है, वहीं पर छोड़ देते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करना चाहता हूँ, ना किसी को बोलता हूँ कि आपको करना चाहिए। आप तो साइंस के तरीके से वो कीजिए जिसमें आप अपने आप में संपूर्ण रहें, किसी किस्म की कोई दुविधा ना हो, किसी किस्म का कोई क्लेश ना हो, किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो, व्याधियों से मुक्त हों। हमारा एक ही कोशिश रहनी चाहिए कि हमें हर बीमारी से मुक्त रहना है, संपूर्ण रहना है और अखंड भारत बन के, अखंड मानव बन के, अखंड भारत, अखंड दुनिया में अखंडता ही पेश करनी है। हम जब वो कर पाएंगे तो हम समझें कि हम मानव बनने के लायक हैं। अगर हम अपने ही सोच रहे हैं, दुनिया का नहीं सोच रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं रास्ते में अपने दुनिया के साथ खो जाएंगे और दुनिया का भी कल्याण नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अगला मैं दिखाना चाहता हूँ कि डिहाइड्रेशन, जब जिस्म का पानी कम हो जाता है, उसके क्या काज हैं, क्या ट्रीटमेंट है। अब डिफरेंट, जब पानी बराबर नहीं पी रहे हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपको सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। उसका समाधान, आप पानी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पानी नहीं पिया है तो पानी पीजिए, संपूर्ण हो जाएगा। ये पहला है। अगर दूसरी, इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत सी स्वेटिंग हो रही है, गर्म वेदर है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपकी जिस्म की गर्मी बढ़ गई है, पानी अंदर का बाहर हो रहा है, तो कुदरती बात है आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। उसमें भी आप पानी के साथ ग्लूकोज और थोड़ा सा सॉल्ट ले लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो फ्लूइड इन्फ्यूशन आप लीजिए। फ्लूइड इन्फ्यूशन जब मैं कहता हूँ उसमें पानी है, थोड़ा ग्लूकोज है और सोडियम क्लोराइड है। और मैं आप ये दिखाना चाहता हूँ कि सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज आप में एक ऐसा संबंध है, दे मेक ए सिम्बियोटिक ट्रांसपोर्ट कैरियर। अगर आपको शुगर पूरा अब्जॉर्ब करना है तो पानी के साथ में सोडियम क्लोराइड का होना ज़रूरी है। और अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आपका जिस्म ही बता देता है कि आपको कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। एग्जाम्पल, आपने फास्टिंग की है, कुछ नहीं खाया है, आप डिहाइड्रेशन में हैं, ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, पानी कम हो गया, सोडियम कम हो गया है। आप एक गुलाब जामुन लीजिए, एक स्वीट लीजिए, किसी स्वीट ले लीजिए, उसे मुंह में खाएंगे तो ऐसे लगेगा वाह, मैं तो अब जी हो गया हूँ, इतना टेस्टी लगा, इतना स्वीट लगेगा, वाह आनंद आ गया। एक खाएंगे बहुत बढ़िया है, दूसरा खाएं थोड़ा कम हो जाएगा, 3 4, मगर 4 के बाद वही स्वीट
गुलाब जामुन हो या दूसरी स्वीट है, जो मीठी थी कड़वी होना शुरू हो गई हैं। उसका कारण क्या है? अब जिस्म के अंदर की जो ग्लूकोज की मात्रा है या सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। जो आज तक अमृत था पानी के साथ, वो अब विष बनना शुरू हो गया है। ये जिस्म चीज़ आपका जिस्म बता देता है। यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अपने जिस्म को सुनना शुरू कर देंगे, इतना ही पानी पिएंगे जितना आपको ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर हाइड्रेटेड रहना चाहिए, वो ज़रूरी है। मगर ग्लूकोज का भी इतना तक रहे कि आपकी जो ग्लूकोज की मात्रा है 111 मिलीग्राम के पास ही रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, उससे कम भी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको दिमाग साफ रखना है, सेहत अच्छी रखनी है। अगर ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, और बहुत कम होगा तो भी है। तो इसमें मुझे गीता के एक श्लोक याद है कि अगर आपको योगी बनना है, आप ना तो ज़रूरत से ज़्यादा खा सकते हैं, ना ज़रूरत से कम खा सकते हैं। इसका मतलब कि ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड पॉइंट की मात्रा भी एक लिमिट में होनी चाहिए। वही 61.83% की मैं बात कर रहा हूँ। आप ये नहीं कहेंगे पानी है तो पानी पी लो तो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। पानी की ज़रूरत भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। दूसरी, बुखार हो गया है, एक्सेस स्वेटिंग हो रही है, उसका भी संतुलन आप पानी पीने से या जूस पीने से या अमृत पीने से हो जाएगा। डायबिटीज़ में भी यूरिन बार बार आता है, पॉलीफेजिया, पॉलीटीजिया, पॉलीयूरेसिस। उसके कारण क्योंकि वो ग्लूकोज अपने आप में एक डायबिटीज की तरह यूरिन पैदा करता है। और कि शुगर कम कर दीजिए, जला दीजिए। और जहाँ पे मैं एक और उदाहरण दुनिया को देना चाहता हूँ कि ग्लूकोज को कम करने की एक आसान 2-3 तरीके मैं आपको बताना जो मैं करता हूँ। मेरे परिवार में ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है, मगर जानता हूँ कि वो तो फिज़िकल एक्टिंग करते ही नहीं है, और ना ही उनका मेंटल एक्टिंग है, ना इंटेलेक्चुअल वर्क है। क्योंकि मैं इतना ही जानता हूँ, जब फिज़िकल एक्टिंग, आप फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे, रोज़ वॉकिंग के लिए जाएंगे, योगासना करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका ग्लूकोज यूज़ हो जाता है। दूसरा, जितना भी इंटेलेक्चुअल आप काम करेंगे उसमें शुगर लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन तो सिर्फ ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर और सोडियम को ही इस्तेमाल करती है। वो दूसरे कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। ओनली ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज यूज बाय द ब्रेन। जब इंटेलेक्चुअल काम करेंगे, सोच समझ के दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1 घंटा आप इतना बढ़िया काम करिए कि आप उसमें मस्तिष्क हो जाएं। अगर ब्लड शुगर लेवल कम ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए, मगर आपको उसमें संतुलन बनाना पड़ेगा। ये भी एक खूबी है डायबिटीज़ को कम करने की। एक तो ग्लूकोज कम कर सकते हैं, दूसरा सोडियम कंटेंट कम कर सकते हैं, अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। और दूसरा, इस्तेमाल कीजिए, अगर 2-4 दिन में ही आपका उसी आधार पे ब्लड शुगर नॉर्मल में ना आए तो मैं समझूंगा कि मैं गलत था और आप ठीक हैं, मगर ट्राई कीजिए, आप संपूर्ण हो जाएंगे। दूसरा, मैं ये भी कहता हूँ कि कुदरत ने अल्कोहल हो, काफ़ी हो, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, वो भी दुविधा का कारण बन सकता है। उसमें पानी पीने से, ठीक करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी एक जीवन का एक सत्य है जो हर इंसान को सुपूर्ण तरीके से जानना है, पहचानना है। ये मेडिकल के वो साइट्स हैं जिसे हम रोज़ देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, जिससे हमारा जिस्म भी कह देता है मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे नमक की ज़रूरत है, मुझे शुगर की ज़रूरत है। जिस्म भी बता देगा। अगर आप जिस्म को सुनना शुरू कर देंगे, अगर आत्मा के साथ आपका संतुलन बराबर है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आगे चलते हैं। एक मैकेनिज्म है जो मॉडर्न साइंस कहती है कि 30 साल का आदमी जिसकी 70 केजीज का वज़न है, उसका वज़न 41-42, मैं कहूँगा कि 61.83% उसका नॉर्मल पानी है, प्रोवाइडेड इज एट 21 ईयर्स। नाउ लेट मी टॉक अप 21 ईयर्स में 61.803%। मगर जैसे ही उम्र बढ़ती है, वाटर कंटेंट दुनिया दिखाती है कम होता जा रहा है। 70 ईयर के महाशय हैं, उनको 70 किलो वेट है, मगर कहते हैं कि पानी की मात्रा 15% तक आ गई है। इतना कम हो गया है, 6 लीटर कम हो गया है। अब मैं इतना जानता हूँ कि ये पानी इसलिए कम नहीं हुआ है कि पानी कम हो गया है। अब उनको जो खाने पीने और सेडेंटरी लाइफ के कारण जिस्म में पानी के बदले एडिपोज टिश्यू बन गया है, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं।
वो फैट में बदल के एडिपोज टिश्यूज में डिपॉजिट हो रहा है, उनका वज़न भी अनसंतुलन हो जाए। और मैं आज ये दुनिया को दिखाना चाहूँगा कि मैं 73 ईयर्स प्लस हूँ, मगर मेरी फुल फिजिकल मेजरमेंट जो है ऊपर से लेकर नीचे वही है जब मैं 21 ईयर्स का हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते हैं? ये चीज़ मुझे समझ नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ फैट बढ़ाने के बदले मैंने फैट को और भी कम करने की कोशिश की है, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसको जलाना भी इतना आसान नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। हम वो एनिमल नहीं है जो कि कुदरत से बचाने के लिए हमें पोलर बियर की तरह या उसको सेकेंडरी तरीके से इस्तेमाल करना है। हमारा जीवन वो नहीं है जो डायबिटीज़ में होता है। हम मानव हैं, हम सुरक्षित हैं, तो हमें फैटी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल फैटी नहीं हूँ। मेरी मेजरमेंट हकीकत में कहूँ 21 से भी बेटर है। बीच में बढ़ गया था मगर अब कम है, मगर उसके सिर्फ पानी और फैट कम करके, एडिपोज टिश्यू कम करके ही मैंने किया। यही एक जीवन का सत्य है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस भी जो ज्ञान हमें देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी अधूरा सत्य है। लोगों को जो लगता है बता देते हैं, उसे साइंस लोग के मानते हुए पब्लिकेशन हो जाती हैं, मगर सत्य और असत्य के बीच का रास्ता नहीं पता है। और मेरा काम है कि अखंडता के साथ दिव्यांग के आधार पर देना है, तो यही जीवन का सत्य है। वो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल रहा है, लिपिड फैट में बदल रहा है, कार्बोहाइड्रेट फैट में बदल के डिपॉजिट हो रहा है एडिपोज टिश्यू की तरफ। वो जलता नहीं है, उसको मिलाने के लिए जो बॉडी टेम्परेचर की ज़रूरत भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यही फ़र्क एनिमल फैट और लिपिड में है। अगर आपको खाना है, फ्रूट्स खाइए, लिपिड प्रोफाइल खाइए, मगर फैटी ऑयल बिल्कुल नहीं लीजिए, क्योंकि उसे जलाना नामुमकिन सा काम है। वेरेज टेम्परेचर जो लिपिड के लिए है वो कम है, मगर उसके फैटी एसिड इतनी मात्रा में हों कि आपकी एटीपी बढ़े, मगर इतना नहीं कि वो डिपॉजिट हो जाए। अगर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आप कुदरत में पानी से ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और फैट से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो लिपिड हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड हो, या जितने भी कोलेस्ट्रॉल हैं उनकी सब मात्रा लिमिट में होगी तो अच्छा है। मैं आज भी मानता हूँ कि बच्चों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है। अगर हम 150 के अंदर रखें, उसमें HDL ज़्यादा हो, LDL कम हो, ज़्यादा अच्छा है। हाई डेंसिटी लिपिड सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। उसमें फ़र्क HDL और LDL में क्या है? HDL में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और LDL में प्रोटीन की मात्रा कम है। ये भी एक जीवन का सत्य है। वही बायोकेमिस्ट्री में दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसे समझेंगे तो आप सुरक्षित होंगे। अब आगे चलते हैं। अब अगली दिशा में आपको दिखा रहा हूँ कि बॉडी टेम्परेचर में गर्मी और सर्दी के बीच में कैसे अंतर आता है। जब बॉडी टेम्परेचर एक हो रही है तो वी स्टार्ट एवेपोरेटिंग, स्वेटिंग, एंड स्वेटिंग इज कूलिंग। कूलिंग के साथ आप वो संतुलन अंदर ही कम हो जाता। अब मैं जहाँ पे फिजिक्स को लाना कोशिश करूँगा। जब स्वेट करते हैं तो वो हवा में उड़ जाता है। जब वो हवा में उड़ता है तो अंदर से गर्मी और कम हो जाती है। इसके कारण ही बॉडी के टेम्परेचर कम हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुई है, स्वेटिंग हुई है, कूलिंग हुई है, इनोलेशन हुआ है, एवेपोरेशन हुई है, तो टेम्परेचर कम हो जाती है। अगर बॉडी की टेम्परेचर कम हो गई है तो हम शिवरिंग करना शुरू हो जाते हैं, गर्मी बनाना शुरू कर जाते हैं और टेम्परेचर बन के नॉर्मल में आ जाती है। यही एक जीवन का होम्योस्टेसिस है, जिसे आप ग्रॉस तरीके से देख सकते हैं। यही हमारे जीवन में हो रहा है। ये एक प्रोसेस है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट की तरह। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी बॉडी टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा है, एक रेडिएशन से स्वेटिंग शुरू होती है, उससे एवेपोरेशन शुरू हो जाती है, फिर रेडिएशन हो जाती है, फिर कन्वेंशन होती है, कंडक्शन होती है। तो पानी ही अपने आप में आपकी बॉडी टेम्परेचर में कम करने की क्षमता रखता है। ये से भी आपकी बॉडी टेम्परेचर कम हो रही है, क्योंकि कूलिंग आपको बात है, मगर साथ में पानी पीना, उसका बैलेंस करना भी ज़रूरी है। स्वेटिंग तो ठीक है, वो कम कर देगी, मगर पानी पी के उसका संतुलन बना के रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आप स्पोर्ट्स मैन है, जितनी एक्टिविटी है, जितनी करते हैं, उस इंसान को वक्त वक्त पे थोड़ा थोड़ा करके पानी का बीच में इस्तेमाल करते रहना चाहिए,
ताकि उन्हें कभी भी डिहाइड्रेशन ना हो। रिहाइड्रेशन में ही रहे, संतुलन बना रहेगा तो मैं समझता हूँ कि आप आगे बढ़कर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को मैं एक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन दिखाना था कि बॉडी का रूम की टेम्परेचर कम हो गई है तो हीट लॉस जब से बढ़ना शुरू हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगी, तो कर्लिंग करके और कंस्ट्रिक्शन करके, स्किन करके उस बॉडी की टेम्परेचर कम की जा सकती है। अगर शिवरिंग होगी तो भी बॉडी की हीट चली जाएगी, वो बॉडी का टेम्परेचर आ सकता है। ये भी एक प्रतिक्रिया है। मैं समझता हूँ कि हर इंसान को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, ताकि उन्हें समझ आ जाएगी कि बॉडी टेम्परेचर को संतुलन बनाने के लिए जिस्म भी किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। और मैं इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये अज्ञानता ही हमारे कारण है। अगर हमें सुरक्षित अपने लिए जीना है, सुरक्षित रहना है, आगे बढ़ना है, अज्ञान को छोड़कर ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता तक पहुँचेंगे, आप वो चीज़ों को देख कर पाएंगे जो दूसरे के लिए नामुमकिन है। क्योंकि जो भी काम है वो ज्ञान के ही आधार है, चाहे वो रिसर्च हो, कुछ भी हो। जो मन जानता है वही आप देखेंगे, जो मन नहीं जानता आप नहीं जानते। ईश्वर भी आपके सामने खड़े हो जाएंगे, आप नहीं पहचान जाएंगे, आपको उनके बारे में ज्ञान ना हो, अनुभव ना हो। ये ज्ञान मैं समझता हूँ कि दुनिया को आगे चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज्ञान हमारी किताबों में नहीं है, अनुभव में नहीं है, और अपने तरीके से लोगों ने मैन मेड फार्मूला में देकर सारी चीज़ों को गलत दुनिया, वही चीज़ मैं अपने पूरे माध्यम से दिखा रहा हूँ। जो चीज़ें सत्य हैं उससे हम कोसों दूर पड़ा रहे हैं। जहाँ तक फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे बना है वो दुनिया का कोई भी आदमी मुझे छोड़ के नहीं जानता है। वो मैं पिछले 9 साल से यही दिखाने की कोशिश, दिव्यांग के आधार कि फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से शुरू होती है लोगों को पता ही नहीं है। चाहे वो ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया, दुनिया की हर किताब जो भी बता रही है गलत है, मैं उसे भी ठीक तरीके से बना। उसके आधार पर हर चीज़ जो संपूर्ण है, अखंड है, वही मैं दिखाने की, उसे समझिए। फिर है प्रिवेंटिव मेडिसिन हो सकती है, कर्टेल ऑफ एजिंग हो सकती है, बीमारियों से दूर हो सकते हैं। यू कैन रिवर्स एजिंग इटसेल्फ प्रोवाइडेड आप इन सब चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और अपने जीवन में चला रहे हैं। अगर ये चला रहे हैं तो आपका ज्ञान आपको अखंडता के पास ले जाएगा, आपको मोक्ष कर जाएगा, आपको किसी किस्म की कोई भी दुविधा नहीं होगी। ये भी जीवन का सत्य है। अब आते हैं अगली स्लाइड में वाटर की मैं वो खूबियाँ दिखाना चाहता हूँ जो देखें। फर्स्ट सॉल्वेंट ऑफ डिवाइन नेचर है, मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में है। आइडियल परसेंटेज ऑन वाटर ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन सेल में भी 61.8034% है। इसमें 10 की पावर है। ये 5 स्टेजेस में रह सकता है। इसमें हाई पोलैरिटी फॉर स्टेबिलिटी है। इसमें हाई कैपेसिटी फॉर टेम्परेचर कंट्रोल और सब कुछ है। इसमें केमिकल रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा है, जिसके आधार पे सब इसमें आसानी से चल सकते हैं। एक्सलेंट कैरियर है फॉर बॉडी सोल्यूशन के लिए और चीज़ पाने के लिए। हाई सरपेंटेशन ड्यू टू पोलैरिटी भी इसका कारण है। जहाँ तक एसिड बेस बैलेंस करके पीएच रेगुलेशन कंट्रोल भी यही कर सकता है। अब मैं वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर वाटर कंटेंट परफेक्ट है, सोडियम कंटेंट बराबर है, क्लोराइड कंटेंट बराबर है, ग्लूकोज कंटेंट बराबर है, सारे न्यूट्रिएंट्स बराबर हैं, तो आप में संतुलन बिल्कुल बराबर होगा। होम्योस्टेसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी किस्म की कोई भी दुविधा नहीं होगी, क्योंकि होम्योस्टेसिस अपने आप में अगर परफेक्ट है तो थोड़ी है थोड़ी दो खुद ब खुद ठीक कर देते हैं विद रेप्टिलियन ब्रेन इटसेल्फ। अगर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा तो मैमिलियन ब्रेन और हाइपोथैलेमस और कार्टिकल ब्रेन उसको एडजस्ट कर सकता है। जब बीमारी के तरफ आ जाके फिर ही आपके दवाइयाँ खाने या दूसरी चीज़ करने की कोशिश ज़रूर पड़ेगी, तब तक आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप कुदरत के साथ जुड़े हैं, अखंडता के साथ जुड़े हैं, कोई दुविधा नहीं होगी। और अंत की स्लाइड में सारी की सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके इसी में डाली हैं। अगर जो आप इसमें समझ सकेंगे, जे ग्रॉस बॉडी है जिसकी बात मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको संतुलन तरीके से चक्रास, नाड़ीज, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वो सूक्ष्म शरीर जिसका वर्णन मॉडर्न साइंस नहीं करती है, मैं उसका भी वर्णन कर चुका हूँ। आगे चलते चलते हम उसके आधार पे भी आगे देखने की कोशिश करेंगे कि हम आगे चलते चलते दुनिया से कितनी दूर
वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक कि आज तक कोई नहीं पहुँचा है। वही मेरी चेष्टा है, उस पे ही हम अखंडता के आधार पे दुनिया को परफेक्ट मैथमेटिकल डिज़ाइन दिव्यांग दे रहे हैं। उसके आधार पे फिजिक्स केमिस्ट्री में वही करेंगे, वही बायोलॉजी में करेंगे, सारे सब्जेक्ट में करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि चलते चलते हम दुनिया को वो ज्ञान देंगे जिसमें किसी किस्म की कोई कमी ना होगी। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।